नमस्कार। खबर की तह तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। हर खबर की तह तक पहुंचना जरूरी हो जाता है क्योंकि उसके मायने समझाना भी बहुत जरूरी है। आप जिस भी खबर के बारे में सोचते हैं समझते हैं, असल में वो खबर वैसी नहीं होती है, लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो उस खबर के बारे में बहुत तल्लीनता से आपको मालूम होता है कि ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसलिए ग्राउंड से हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो, हमारी टीम आपके सामने उस खबर की तह तक पहुंचकर जानकारी लेकर आती है ताकि आपको उस खबर के बारे में हर पहलू भी समझ आ सके। तो आज सबसे पहले हम जिस खबर की बात करने जा रहे हैं, जिस खबर की तह तक पहुंचेंगे, वो शिमला से है, हिमाचल प्रदेश से है और हमारे ब्यूरो जुड़ेंगे हमारे साथ, प्रदीप ठाकुर। उनसे हम जानकारी भी हासिल करेंगे। उससे पहले इस खबर के बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट हम दे दें। दरअसल हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और छठा दिन है आज का। सुबह 11 बजे का समय है कार्यवाही शुरू होने का। आज क्या होगा कार्यवाही में, ये बताएंगे प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जब जुड़ेंगे। सदन में आज भी तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है, खबर की तह तक पहुंचेंगे हम। प्रश्नकाल के दौरान सदन में माहौल गर्मा सकता है। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए प्रस्ताव दिया था। शाहपुर में सड़क से जुड़े मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है और सड़क के मुद्दे बड़े मुद्दे हैं और आप जानते हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर लगातार कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो भी दिक्कत परेशानी आ रही है हिमाचल प्रदेश में सड़क को लेकर उसको दूर किया जाए। लेकिन जिस तरह से ये मुद्दे लगातार उठ रहे हैं और अब कांग्रेस विधायक की तरफ से मुद्दा उठाया गया है तो जाहिर तौर पर आज कोई बड़ा आश्वासन भी मिल सकता है। यही जानने के लिए, खबर तक पहुंचने के लिए हम सीधे आपके लिए चलते हैं प्रदीप ठाकुर, जो कि शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के राव शफत अली भी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। एक अहम खबर उत्तराखंड से भी आपके सामने जरूर आएगी, लेकिन उससे पहले शिमला लिए चलते हैं आपको। प्रदीप, आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र है और आज फिर से लग रहा है कि हंगामा हो सकता है, खासकर प्रश्नकाल के दौरान भी। आपसे हम जानना चाहेंगे, खबर की तह तक पहुंची और बताइए हमारे दर्शकों को आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बिल्कुल कमल, देखिए आज काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि एक तो शनिवार है और अमूमन शनिवार को छुट्टियां होती हैं तो विधानसभाओं में। और जो भी सत्र जो है कम सत्र जो है शनिवार के दिन होते हैं, लेकिन इस बार तो वर्किंग डे रखा गया है और इसके बाद केवल एक दिन बचता है इस 7 दिन के सत्र में, जिसमें सोमवार को अंतिम सत्र होना है इस मानसून सत्र का। तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो मुद्दे उठ रहे हैं और आज भी काफी महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा के लिए लाए गए हैं विधायकों की तरफ से। सदन में कुछ विधायी कार्य भी होने हैं जिसमें विधेयक जो है सदन में रखे जाएंगे, कुछ का पारण होना है और 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पिछले कल भी हमने देखा कि प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष काफी आक्रामक था, काम रोको प्रस्ताव भी लाया गया था और संभवतः आज भी इस तरह के कुछ मुद्दे को लेकर सदन के भीतर नोकझोंक देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके अलावा जो आज महत्वपूर्ण और विषय है उस पर जरूर हंगामा सदन में बढ़ सकता है। वो है जो इंडस्ट्रीज है हिमाचल में, उनके बिजली के जो रेट हैं वो बढ़ाए गए हैं, उनके टैरिफ बढ़ाए गए हैं और बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि हिमाचल में उद्योग पलायन कर रहे हैं और वर्तमान सरकार पर ये सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। और इसी से जुड़ा नियम 130 के तहत चर्चा बीजेपी विधायकों ने दी है, जिसमें विक्रम ठाकुर है, विपिन परमार है, सतपाल सिंह है, इन्होंने ये चर्चा मांगी है। और उसमें इस दौरान सदन के भीतर हम कहते हैं कि नौकरियों की वक्त को मिल सकती है, वॉकआउट जैसी स्थिति भी इस दौरान उत्पन्न हो सकती है। लेकिन उससे पहले किस रणनीति के साथ सदन में आना है प्रश्नकाल में, ये अभी किया जाना है बीजेपी विधायक की तरफ से नेता प्रतिपक्ष कक्ष में। और उसमें यह तय किया जाएगा कि आज बड़ा मुद्दा किसको उठाना है, उसमें सरकार को किस तरह से घेरा जा सकता है, क्योंकि बार बार बीजेपी यही कह रही है कि हमारे पास आपदा के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो निकाल के दौरान कई बार बेंच ऑफ ऑर्डर के जरिए उठाए जाते हैं, कई बार उसमें कामों को प्रस्ताव के जरिए उठाए जाते हैं और कई बार और इशू जो है इसमें यहाँ पर लाए जाते हैं ताकि अपना विषय उठाया जा सके। इसके साथ साथ कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया की तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है और उसमें लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया है। उनके शाहपुर क्षेत्र में एक नेशनल हाईवे का सर्वे हुआ था, उस पर आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, तो उसकी क्या स्थिति है इसको लेकर उनकी तरफ से चर्चा की जाएगी। एक विषय जो कांग्रेस के ही विधायक थे कुलदीप और उनकी तरफ से सदन में लाया जा रहा है। हालांकि पिछले कल इनका प्रश्न में लगा था लेकिन वो उसमें चर्चा नहीं कर पाए थे क्योंकि सदन में हंगामा चलता रहा और ऐसे में कई प्रश्न नहीं लगे थे, तो प्लेट हाउस में बोले नहीं थे। और ये सेब से जुड़ा विषय है, का एक पैकिंग को लेकर एक इशू चल रहा है, उसको कुलदीप
यहाँ पर सदन में आएंगे और जो रेट्स इस बार जो अडानी की बात करते हैं या बाकी जो कंपनी है उनकी तरफ रेट ज्यादा नहीं रखे गए, कम किए गए, तो जी सदन में आते हैं तो उन्हें आज नियम 61 के तहत आधे घंटे की चर्चा के लिए उनको अलॉट किया है, उनको अनुमति दी है, तो आज ये चर्चा होनी है। इसके साथ साथ आज कुछ विधायी कार्य जी भी हुए प्रदीप। हैं विधेयक सदन में है, जिसमें स्टाम्प पेपर विधेयक है, ये अब आज चर्चा के बाद पारित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अब ई स्टाम्पिंग की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें ये इसमें एक नई व्यवस्था की जा रही है और इससे जो वेंडर्स होते हैं इसके उनको लेकर भी कुछ दिशा निर्देश में नए जारी हो सकते हैं। इसके साथ साथ लोकायुक्त जुड़ा एक विधेयक जी आज प्रदीप। प्रोड्यूस सदन में होना है और सोमवार को होगी और उसी दिन उसका पालन होना है और आज जी भू राजस्व से जुड़ा भी एक सदन में चर्चा के बाद पारित किया जाना है। तो काफी महत्वपूर्ण आज का दिन है, गहमा गहमी आज वो देखने को मिल सकती है और अगले कल संडे है, तो फिर सोमवार को अगला सत्र यानी जो अंतिम बैठक है वो होनी है। जी प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी विस्तार से दी और खबर की तह तक आप पहुंचे, दर्शकों तक ये अहम इंफॉर्मेशन आपने पहुंचाई है। बने रहिए हमारे साथ। इस समय स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारी टीम मौजूद है। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं हमारे साथ और राव शवत अली पहले से ही जुड़े हुए हैं। प्रदीप ठाकुर भी अभी जुड़कर आपके सामने जानकारी भी रख रहे थे। अब वक्त है हरियाणा की अहम खबर आपको बताने का। उस खबर की तह तक हम पहुंचेंगे क्योंकि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल बहुत महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं चंडीगढ़ में, और आज की जो बैठक है उसके बारे में आप जाहिर तौर पर इस बात को लेकर समझ जाएंगे कि क्यों ये अहम है, क्योंकि सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद बैठक करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होने जा रही है। थोड़ी देर में सिविल सचिवालय में ये बैठक शुरू हो जाएगी। योजनाओं की समीक्षा होगी, अधिकारियों के साथ भी बातचीत होगी और साथ ही फसल खरीद संबंधी अहम मुद्दों को लेकर भी चर्चा संभव है। दोपहर 12 बजे लोकसभा कोऑर्डिनेटर के साथ भी बैठक करने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होने जा रही है, लेकिन खबर की तह तक अभी पहुंचना बाकी है। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड जुड़े हुए हैं, उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। जितेंद्र, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, खबर की तह तक पहुंची और बताइए क्यों इतनी अहम ये बैठक मानी जा रही है जब सभी जिलों के डीसी और एसपी मुख्यमंत्री के साथ बैठक में शामिल होने जा रहे हैं वर्चुअली। देखिए बिल्कुल कमल, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल, दर्शकों की जानकारी के लिए भी हम बता दें, चंडीगढ़ के अंदर है और चंडीगढ़ में आज सुबह 10 बजे से लेकर के, यानी जो वक्त हो चुका है 10 बजे से लेकर के शाम तक इसी प्रकार से बैठकों का सिलसिला जो है वो जारी रहने वाला है। सबसे पहली बैठक 10 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रदेश के सभी डीसीज और एसपीज के साथ है, जिसमें जहां सरकार की योजनाओं को लेकर के चर्चा की जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ फसल खरीद को लेकर के जो प्रदेश के अंदर जो स्थिति लगातार बन रही है, क्योंकि फसलों की जो आवक है वो मंडियों के अंदर लगातार आ रही है। प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो फसल खरीद जो है उनकी बाजरे की आज से करीब 6 जिलों के अंदर शुरू हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, सरकार की तरफ से बाजरे की धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू की जानी है। इसको लेकर के तमाम तैयारियां मुकम्मल की जाएं और किसी प्रकार की समस्या किसानों को ना आए, और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी पूरे तौर पर बनी रहे, क्योंकि कई बार ये देखने के लिए मिलता है कि भारी लाइनें जब होती है, और अभी अगर हम बात करें चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्र के अंदर जो मौसम है वो ख़राब है, तो ऐसी स्थिति में किसान अगर मंडियों के अंदर पहुंचते हैं तो उनकी भी निगाहें एक और सरकार की ओर होती हैं, तो दूसरी तरफ ईश्वर की तरफ भी वो लगातार देख रहे होते हैं, क्योंकि उनकी फसल मंडियों में पहुंचने के बाद भी खासी दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में तमाम तैयारियां जो है मुकम्मल रहे, इसको लेकर के ये उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिशा निर्देश जो है वो प्रशासन को दे सकते हैं। जिला प्रशासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बैठक की जा रही है, साथ ही साथ योजनाओं को लेकर के भी चर्चा संभव है। हालांकि इसको लेकर के आधिकारिक तौर पर क्या कुछ निर्देश रहे हैं, ये बात जो है बैठक के उपरांत जो है मीडिया के साथ साझा की जाएगी, तो हम दर्शकों को इसके बारे में और डिटेल से भी बताएंगे। साथ ही 12 बजे जो लोकसभा के कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक करेंगे। देखिए कमल, इससे पहले जो लोकसभा क्षेत्र के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिलसिलेवार तरीके से बैठक करते हुए नजर आए हैं। आज उसी सिलसिले में कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक है और मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर के किस प्रकार से कमर कसनी है, किस तरीके से सरकार के स्तर पर जो कार्य हैं जिनके माध्यम से लोगों को रिझाया जाए और जो आने वाले समय में उनको इसके लिए तैयार किया जाए कि जो सबसे बड़ा चैलेंज भाजपा के लिए हरियाणा में है, क्योंकि
ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि 10 की 10 सीट जो लोकसभा की है उन पर भाजपा जो है वो काबिज है। हालांकि एक सीट खाली हो चुकी है रतनलाल कटारिया के निधन के बाद अंबाला की, लेकिन अगर देखा जाए तो 10 सीट जो है वो भाजपा के खाते में ही थी। अब ये देखना है कि भाजपा इस चैलेंज को 2024 में किस प्रकार से हरियाणा के अंदर बरकरार रख पाती है, क्योंकि आसपास के राज्यों के अंदर भी स्थिति यही है, लेकिन हम हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हरियाणा के अंदर अपने आप में ये चैलेंज रहेगा कि इन 10 सीटों पर पूरे तौर पर जो है अपना कब्जा बरकरार रखा जा सके, और इसको लेकर के कोऑर्डिनेटर्स के साथ भी आज बैठक की जा रही है। 5 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल लाभार्थियों के साथ आमतौर पर विशेष चर्चा करते हुए नजर आते हैं हर शनिवार को। उसी सिलसिले में आज भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से लाभार्थियों के साथ जी दिन भर हम इस पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जितेंद्र चौधरी बने रहिए हमारे साथ। एक और महत्वपूर्ण खबर है जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बतानी। सीईटी परीक्षा, जो भी युवा हैं हरियाणा के वो सीईटी परीक्षा को लेकर काफी उत्साहित होते हैं क्योंकि उनको मौका मिलता है आने वाले वक्त में रोजगार पाने का। इसलिए सीईटी परीक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। ग्रुप डी के लिए 1072 परीक्षा केंद्रों में सीईटी की परीक्षा होने जा रही है। जी हाँ, एक बार फिर से बता दें, सीईटी की ग्रुप डी की परीक्षा के लिए 1072 परीक्षा केंद्रों में सीईटी की परीक्षा होने जा रही है। एचएसएससी ने चंडीगढ़ में भी सेंटर बनाए हैं। 4 शिफ्ट होंगी और इनमें ही ये एग्जाम होगा ग्रुप डी का 21 और 22 अक्टूबर। तारीख मालूम है जिनको एग्जाम देना है, फिर से हम जानकारी के लिए बता दें, 21 और 22 अक्टूबर को सीईटी की परीक्षा होगी। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड लगातार शुरुआत से ही सीईटी की परीक्षा को लेकर हर जानकारी आप तक पहुंचाते रहे, और ये जो परीक्षा का मामला है ये बहुत जरूरी है हमारे हरियाणा के युवाओं के लिए। इसलिए जितेंद्र बताइए खबर की तह तक पहुंचकर क्या खबर है। देखिए बिल्कुल कमल, आपने भी बताया सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा 21 और 22 अक्टूबर को होनी है। 4 जो है इसके लिए परीक्षा को लेकर के चरण बनाए गए हैं। मॉर्निंग इवनिंग में ये परीक्षा रहने वाली है। करीब 1 घंटे 45 मिनट का वक्त इसको लेकर के दिया जाएगा। 12 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी माना जा रहा है कि इस परीक्षा के अंदर भाग ले सकते हैं, और इसको लेकर के जो आवेदन है उसके अनुसार ये आंकड़ा बताया जा रहा है। 1072 केंद्र इसको लेकर के बनाए गए हैं। सबसे ज़्यादा केंद्र अगर हम बात करें तो गुरुग्राम मानेसर में करीब 75 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 23,000 से भी अधिक जो परीक्षार्थी हैं उनकी तरफ से ग्रुप डी की यह परीक्षा दी जाएगी। करीब 13,000 पदों पर यह परीक्षा होनी है कमल, और इसके लिए अगर हम बात करें तो 12 लाख के करीब जो अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। 21-22 अक्टूबर को 2 चरणों के अंदर ये होने वाली है। 17 जिलों के अंदर इसके सेंटर्स बनाए गए हैं। चंडीगढ़ में भी इस बार सेंटर बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है क्योंकि हरियाणा से अलग एक सेंटर जो है वो चंडीगढ़ के अंदर भी जो है सेंटर्स को चिन्हित किया गया है जहां पर परीक्षा होगी, और साथ ही साथ परीक्षा पूरे तरीके से संपन्न हो इसकी तैयारियों को लेकर के भी लगातार जो बैठकों का दौर है वो एचएसएससी के अंदर किया जा रहा है। और अब ये देखना है कि इस परीक्षा को लेकर के कब तक जो है वो रिजल्ट आता है। दूसरी तरफ ग्रुप सी की जो परीक्षाएं हैं वो हमने देखा कि किस तरीके से ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की परीक्षा होने के बाद वो परीक्षाएं फिलहाल कोर्ट के अंदर लंबित है। तो अब ग्रुप डी की जिन परीक्षाओं का जो इंतज़ार था वो ये कह सकते हैं ख़त्म हो चुका है, और 21-22 अक्टूबर की को जो है वो पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है परीक्षा केंद्रों को लेकर के, और जो साथ ही साथ किस तरीके से परीक्षा होने वाली है इसको लेकर के। इसके साथ साथ अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में अपने एडमिट कार्ड तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको मिल जाएंगे। साथ ही महिलाओं, दिव्यांगों को 50 किलोमीटर से दूर का सेंटर ना देने को लेकर के भी एक योजना है। लेकिन इसमें एचएसएससी चिन्हित करेगा इस बात के आधार पर उस दूरी को जो एडमिट कार्ड के अंदर एड्रेस दिया होगा, क्योंकि कई बार एड्रेस कुछ होता है और परीक्षार्थी जहां रह रहा होता है वो जगह कुछ और होती है, तो ऐसी स्थिति में उनको दिक्कत का सामना करना होता है। तो एचएसएससी ने ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि जिन महिलाओं को, दिव्यांगों को अगर पास का सेंटर अगर की उम्मीद है तो वे केवल उसी आधार पर सोचे जो एड्रेस उन्होंने एडमिट कार्ड के लिए अपने फॉर्म में दिया है। जितेंद्र, बारीकी से हर डिटेल हम आपसे दिन भर लेते भी रहेंगे इस खबर को लेकर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जुड़ी रहिए हमारे साथ, एक और खबर से बाद में आपसे रूबरू होंगे। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल शफादली हमारे ब्यूरो चीफ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानकारी इस पर देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा डिटेल आपके बारे में, इस खबर के बारे में बता दूं, क्योंकि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट कमेटी को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी कि अब आगे क्या होगा। तो 4 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा पूरे देश में पहले भी हुई है। तीसरी बार यूसीसी कमेटी का कार्यकाल बढ़ा है। अभी तक यूसीसी का पूरी तरह से ड्राफ्ट नहीं बन पाया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर।
बीजेपी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। ऐसे ही बढ़ता रहेगा कमेटी का कार्यकाल, ये कहा जा रहा है। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के नाम पर बीजेपी मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है, विपक्ष के ये सवाल है। सबसे पहले हम सुनाना चाहते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं और उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं। इन दोनों का बयान सुनिए। यूसीसी का कार्यकाल बड़ा है और इस कार्यकाल में हमें पूरी उम्मीद है कि हमको संकलन मिल जाएगा और संकलन मिलते ही हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। 4 महीने कार्यकाल के तो यूसीसी का कार्यकाल तो या तो ठंडे बस्ते में चला जाएगा यूसीसी का जो मसौदा है, या कार्यकाल बढ़ता रहेगा। जो केंद्र का विषय है, केंद्र सरकार भी इस बारे में बार बार यूसीसी की बात कर रही है और अगर राज्य भी अगर इस तरह से यूसीसी का मसौदा प्रस्तुत करें और कहें कि हम इसको लागू करेंगे, तो ये तार्किक नहीं है, न इसका कोई औचित्य है। ये सगुफा हो सकता है, जनता के ध्यान भटाने के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। राव शफात अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से। राव शफात अली, खबर की तह तक पहुंचकर बताइए, आखिरकार क्या कारण है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ड्राफ्ट अभी तक नहीं बन पा रहा है? कमल, देखिए 27 मई 2022 को इस समिति का गठन किया गया था। 5 सदस्यीय समिति थी, जो रिटायर्ड जज हैं रंजना देसाई, उनकी अध्यक्षता में समिति बनी थी। 6 माह का जब वक्त बीता तो बहुत ज्यादा कुछ इस पर हो नहीं पाया था, तो इसका एक बार वक्त बढ़ा दिया गया था और 27 मई 2023 तक वक्त बढ़ाया था। लेकिन उसके बाद भी ड्राफ्ट पूरा नहीं हुआ। उसके बाद एक बार 4 माह का वक्त बढ़ाया गया, लेकिन अब 27 सितंबर को इसका वक्त खत्म हो रहा था और अभी जो पूर्ण ड्राफ्ट है वो राज्य सरकार के पास नहीं पहुंचा। जैसा पहले लग रहा था कि ये समिति बहुत जल्द ड्राफ्ट तैयार कर लेगी, लेकिन ये बहुत चुनौतीपूर्ण है कमल। ये बहुत आसान नहीं है कि यूसीसी को एकदम से लागू करना, तो इसीलिए राज्य सरकार भी बहुत जल्दबाजी में दिखाई नहीं देती। शुरुआती दौर में राज्य सरकार जल्दबाजी में जरूर नजर आती थी, हालांकि समिति जब बनाई गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, अभी पूर्ण जो संकलन है या इसका जो ड्राफ्ट है वो राज्य सरकार के पास नहीं पहुंचा, तो राज्य सरकार ने अब 4 माह का वक्त इस समिति के लिए और बढ़ा दिया है। समिति के पास 2.5 लाख से ज्यादा सुझाव आए हैं यूसीसी के लिए। पूरे प्रदेश की बात करें और 75 से ज्यादा जो समिति है वो बैठ के कर चुकी है। और कुछ देखिए गलतफहमियां थी कुछ समुदाय को या दूसरे लोगों को, उनको लगता था कि यूसीसी एक अच्छा मसौदा नहीं है और अगर ये लागू हो जाता है तो नुकसान होगा। तो इसके बारे में जो समिति है उसने जगह जगह जाकर के हर जातीय समुदाय क्षेत्र में जाकर के इस बात को समझाया कि यूसीसी क्या है। तो ये बात जब लोगों की समझ में आई तो कुछ लोग इसके लिए तैयार भी हुए, अपने जो सुझाव है उन्होंने इस समिति को सुझाव दिए थे, लेकिन अभी भी संपूर्ण रूप से सुझाव राज्य सरकार को नहीं मिले हैं और इसीलिए इसका वक्त बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस पर कमल, अब उत्तराखंड में राजनीति भी है। विपक्ष की बात करें, हालांकि अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जैसे ही इसका ड्राफ्ट तैयार होगा, संकलन आ जाएगा, उसके बाद इसको लागू करने की दिशा में राज्य सरकार कदम बढ़ाएगी। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें कमल, तो विपक्ष कह रहा है कि ये भाजपा का सिर्फ एक शगुफा है, राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए यूसीसी का जिक्र किया जाता है। और विपक्ष तो ये कह रहे हैं कि ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा या फिर इसका कार्यकाल ही बढ़ता रहेगा। हालांकि क्योंकि जब 4 माह का इसका कार्यकाल बढ़ा है तो जनवरी 2024 तक इसका कार्यकाल मान सकते हैं और उस वक्त चुनाव के आसपास का वक्त भी होगा। देखिए, तो इसलिए विपक्ष सवाल उठा रही है। विपक्ष कह रही है कि सिर्फ जनता से जो मुद्दे होते हैं उनको भटकाने का एक तरीका है यूसीसी। उनको लगता है कि लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार जिस तरह की बात करती है, राज्य सरकार जिस तरह की बात करती है, तो इस वक्त तो कह सकते हैं कि इस वक्त यूसीसी पर उत्तराखंड के अंदर तो देखिए राजनीति का जो बयान है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि यूसीसी की जो समिति है वो सबसे पहले उत्तराखंड ने, तमाम देश में जितने भी राज्य है, इसकी पहल उत्तराखंड ने की है और बहुत तेजी के साथ इस पर काम भी चला। बहुत सारे, हालांकि एक बार चर्चा राज्य सरकार के साथ समिति ने जरूर की थी, लेकिन वो पूर्ण रूप से जो, लेकिन मैं आपसे कम शब्दों में पूछूं, संक्षेप में अगर आप बता सकते हैं राव शफात अली, आपको क्या लगता है क्यों इतनी देरी हो रही है कि पूर्ण ड्राफ्ट अभी तक यूसीसी पर बन नहीं पाया, जबकि एक टाइम बाउंड दिया गया था, फिर कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया? ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, ये कोई आसान काम नहीं है यूसीसी को लागू करना। और खासकर अगर उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य में देखिए अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग जाति समुदाय हैं, बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारा एक मसौदा तैयार करना पड़ता है। तो अगर इसमें कोई जल्दबाजी हुई और कोई खामी रह गई तो ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, इसका बड़े पैमाने पर विरोध भी हो सकता है। तो राज्य सरकार चाहती है कि मसौदा ऐसा हो
जो सबकी पसंद का हो और सबका ख्याल रखा जाए और किसी जी। का इसमें कोई विरोध शामिल ना। जी जी। राष्ट्रपति अली, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल में जाकर जानकारी दी है। यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर आने वाले वक्त में जरूर बन जाएगा, ये उम्मीद तो जताई जा रही है, लेकिन ये तो समय बताएगा। शुक्रिया आपका राष्ट्रपति अली। अब वक्त है दिल्ली से एक बड़ी खबर जो आ रही है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा सा विस्तार से बताने का। एक देश एक चुनाव, ये भी एक बड़ा मुद्दा है 2024 के लिए। इलेक्शन से पहले इस मुद्दे की चर्चा 2023 में हो रही है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कमेटी बनाई थी एक देश एक चुनाव को लेकर, आज इस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और साथ ही कानूनी राय ली जा रही है। पहले भी सिफारिशें तो की गई हैं, लेकिन अब कब तक लागू हो सकता है और क्या एक देश एक चुनाव लागू हो भी सकता है? क्या एक साथ चुनाव करवाए जा सकते हैं या फिर 2 बार में करवाए जा सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए साल 2023 में और 24 में कई राज्यों में चुनाव है, उन सब के एक साथ करवाए जाए आम चुनाव के साथ। एक तो ये विकल्प है और दूसरा विकल्प ये है कि बाकी जो राज्यों के चुनाव 2025 या 26 के आसपास बाकी राज्यों के आएंगे, उनके साथ एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे। ये सारे सवाल हैं, जवाब तो ये कमेटी दे पाएगी। 11 बजे आज ये बैठक शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर भी खबर की तह तक पहुंचेंगे राजा पटेल, उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे, आपको ये बखूबी याद है, और आज गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में पहुंचेंगे। राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा पटेल, खबर की तह तक पहुंची और बताइए आज की इस कमेटी में क्या नतीजा निकलकर सामने आ सकता है? और बिल्कुल देखिए, एक देश एक चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक अब से कुछ देर में दिल्ली में शुरू होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे, क्योंकि जो कमेटी के अध्यक्ष भी रामनाथ कोविंद हैं और ऐसे में उनके निवास पर यह बैठक हो रही है। जिस तरीके से एक देश एक चुनाव को लेकर इससे पहले भी लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं, पर जिस तरीके से कमेटी बनाई गई है, कमेटी की आज ये बैठक है और काफी महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक की हम बात करें तो बैठक में गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, केंद्रीय कानून मंत्री इस बैठक में रहेंगे और जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, वो इस बैठक में रहेंगे। जिस तरीके से 2024 में चुनाव है, ऐसे में तमाम जो ग्राउंड पर ये कमेटी है वो इस बैठक के बाद जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार की काम करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि एक जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार एक इलेक्शन को लेकर लगातार सियासत करता हुआ नजर आया, क्योंकि लगातार बयानबाजी आपने देखी विपक्ष के नेताओं की, इंडिया के गठबंधन के नेताओं की। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी बैठक दिल्ली में अब से कुछ देर में होगी। किस तरीके से कमेटी काम करेगी, किस तरीके से जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर कमेटी फॉलो करेगी, इन सभी पहलू को लेकर एक बड़ी बैठक अब से कुछ देर में दिल्ली में शुरू होगी। कमेटी की हम बात करें कमल, तो किस तरीके से जो है कमेटी ग्राउंड पर जाएगी, अलग अलग राज्यों की बात करें, क्योंकि काफी बड़ी चुनौती ये कमेटी के लिए रहने वाली है, क्योंकि एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी तो बना दी है, इसको लेकर जो संविधान में संशोधन की बात करें, तमाम जो अलग अलग पहलू हैं उसको किस तरीके से फोकस कमेटी करेगी, किस तरीके के ऊपर और उस पर काम करेगी, इन सभी बातों को लेकर, इन सभी मुद्दों को लेकर ये बैठक। और बड़ी बात की कि इसमें कानूनी सहारा जो जानकारी है कि कानूनी सहारा लेने की बात निकलकर सामने आ रही है, तो केंद्रीय कानून मंत्री जो हैं अर्जुन मेघवाल, वो भी इस बैठक में रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में रहेंगे और जिस तरीके से जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं कमेटी के, वो भी इस बैठक में रहेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है एक देश एक चुनाव को लेकर। जिस तरीके से अब देखने वाली बात होगी कि बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है इस खबर पर। आपसे हम जुड़ते रहेंगे और 11 बजे फिर से अब ताज़ा अपडेट भी लेंगे जब इस कमेटी के सदस्यों का आना शुरू भी हो जाएगा। फिलहाल एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ताऊ देवीलाल की जयंती पर इनेलो कैथल में एक बहुत बड़ी रैली करने जा रही है। अभय चौटाला ने इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं को निमंत्रण भी दिया है। अभय चौटाला ने सबसे बड़ी बात यह कि रैली के लिए किसी और को नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी निमंत्रण दे दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बीती रात निमंत्रण मिला है। सवाल है कई, इनके जवाब हम लेंगे खबर की तह तक पहुंचने के बाद। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड से। जितेंद्र, एक सवाल में कई सवाल मैं पूछ रहा हूं, जवाब दीजिएगा संक्षेप में क्योंकि समय की कमी है। पहला सवाल, क्या कांग्रेस भी अपना प्रतिनिधि भेज सकती है जितेंद्र चौधरी? दूसरा सवाल, यदि भेजा गया तो क्या जो प्रतिनिधि होगा कांग्रेस पार्टी का वो एसआरके होगा या फिर आप जानते हैं कि गुटों में बटी कांग्रेस पार्टी है, उनके कांग्रेस पार्टी के विरोधी आरोप लगाते हैं, ये हम नहीं लगाते। और जो समीकरण होंगे वो क्या बनेंगे? एक सवाल में 3 सवाल हैं, संक्षेप में जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए, सीधे तौर पर कमल, सबसे पहले सवाल का जवाब ये है कि कांग्रेस प्रतिनिधि भेजेगी या नहीं भेजेगी। जो अभय चौटाला के खेमे से जो खबर निकल करके आई है उसके मुताबिक इस निमंत्रण के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये कहा गया है
कि पार्टी स्तर पर चर्चा करने के बाद ये फैसला किया जाएगा। अब फैसला क्या होता है ये पता चल पाएगा। क्या केंद्र से ही कोई प्रतिनिधि भेजा जाता है, और हरियाणा में अगर प्रतिनिधि भेजा जाता है तो वो हरियाणा के हुड्डा गुट से होगा या एसआर के गुट से, ये देखना होगा। देखिए, रैली कैथल के अंदर हो रही है, तो ऐसी स्थिति में कैथल के अंदर रणदीप सुरजेवाला भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हालांकि आज की अगर देखा जाए तो वो राज्यसभा सांसद हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या समीकरण उनको फ़ायदा दे सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला होगा। वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा हैं, जो कि वरिष्ठ नेता हैं एसआर के गुट में, उनको लेकर के भी किस तरीके का विचार सामने आता है ये भी देखने वाली बात होगी। हुड्डा गुट की तरफ से इनकार कर दिया गया है, 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात उनकी तरफ से लगातार कही जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा इस बात को स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि किसी प्रकार के गठबंधन की कम से कम हरियाणा के अंदर आवश्यकता नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल भी उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो ताऊ देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर को कैथल के अंदर जो है पहुंचने का अपना कंफर्मेशन दे चुके हैं। अभय चौटाला के मार्फत ये जानकारी मीडिया को साझा की गई है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्या वहां पर पहुंचती है, नहीं पहुंचती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नहीं पहुंचती है तो अभी की जो स्थिति है वही बरकरार रहेगी, लेकिन पहुंचती है तो इसको लेकर के आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर और भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से दावा करने वाले जो बयान है उन पर सीधे तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। और ये भी याद रखना होगा, अभय चौटाला ने कहा भी था कि इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या नहीं, 25 सितंबर को आपको मालूम हो जाएगा। उस दिन समीकरण क्या बनेंगे इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने खबर की तह तक पहुंचकर भी जानकारी दी है। राव शफत अली, प्रदीप ठाकुर और राजा पटेल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद खबर की तह तक में जुड़कर दर्शकों तक जानकारी पहुंच